सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं जब मैं पढ़ता था पाठ 2 क्लास पुस्तक से। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में आप सभी जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। और उन्हें हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, यही कहते हैं ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हम आज उनके जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी देखते हैं जो उन्होंने अपने बचपन पे लिखी है। उन्होंने वहाँ पर अच्छे गुणों के बारे में बताया है कि हमें कैसे अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए और कैसे कैसे जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो हमें गलती नहीं दोहरानी है। तो कुछ उन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए पाठ पढ़ते हैं। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। ये कौन बोल रहा है बेटा? महात्मा गांधी खुद अपने बारे में बोल रहे हैं। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। वे सत्यप्रिय मतलब सच को प्यार करने वाले, सदा सत्य बोलने वाले, साहसी और उदार व्यक्ति थे। उदार होता है दयालु। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। मेरी, फिर से याद रखिएगा, यहाँ पे कौन बोल रहे हैं? महात्मा गांधी जी। तो उनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। वे धार्मिक विचारों की महिला थी। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती थी। आपकी मम्मी भी ऐसे ही करती हो ना, सुबह सुबह नहाती हैं, पूजा करती हैं, फिर ही खाना खाती हैं। वैसे ही उनकी मम्मी भी पूजा पाठ करके ही खाना खाती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर, अक्टूबर बोले या अक्टूबर बोले एक ही बात है, उसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। 2 अक्टूबर 1859, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम? 1859 को पोरबंदर, शहर का नाम क्या है? पोरबंदर। और वहाँ के राज्य का नाम क्या है? गुजरात, मतलब गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में हुआ था। वहाँ से पिताजी जब राजकोट गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया उनके पिताजी का, और वो कहाँ चले गए? राजकोट। तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। मतलब जो 7 वर्ष के थे तब वो, तो उनके पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ हो गया? राजकोट में, और वो वहाँ से चले गए। राजकोट से ही मैंने हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल होता है क्लास 10वीं तक, ठीक है, कक्षा 10वीं तक बोलते हैं हाई स्कूल। तो उन्होंने वहाँ से ही अपनी पढ़ाई की 10वीं तक। बचपन में मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, एक हमारे राजा हुआ करते थे, राजा हरिश्चंद्र, और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और हमेशा सच बोला उन्होंने, कभी झूठ नहीं बोला। तो उनके ऊपर बहुत से नाटक बने हुए हैं। टाइम मिले तो आप उनको देखना, यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने उनका नाटक देखा। एक बार देखने के बाद तो उसे बार बार देखने की इच्छा होने लगी। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते थे। बार बार मन में यह बात उठती कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बनते? सत्यवादी होते हैं सत्य बोलने वाला। ऊपर आया था हमारा सत्य प्रिय, जिसे सच बोलना अच्छा लगता है। यही बात मेरे मन में भी बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। मतलब मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा। मैं अपने आचरण, आचरण होता है हमारा व्यवहार, चाल चलन की ओर बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मतलब अगर वो कुछ गड़बड़ कर देते तो वो खुद ही परेशान होते और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या लड़के से झूठ बोला हो। अपने से बड़ों और शिक्षकों का अप्रसन्न होना मुझसे सहन नहीं हो पाता था। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। सैर करना होता है सुबह की वॉकिंग, ठीक है। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। जब हम खुली हवा में जाते हैं ना बेटा, तो हमें अच्छी फ्रेश एयर मिलती है और हमारे फेफड़ों में अच्छी एयर जाती है, तो हमें अच्छा लगता है और हमारा शरीर अपने आप ही मजबूत हो जाता है। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में लिखावट अच्छी होने की ज़रूरत नहीं, यह गलत विचार मेरे मन में बैठ गया था। मैं भी आपको बहुत बार बोलती हूँ लिखावट अच्छी कीजिए। यही कारण है बेटा, लिखावट अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगर अच्छी नहीं होती तो टीचर जो चेक करने वाला होता है उस पर आपका गलत इंप्रेशन पड़ता है और वो आपकी लिखी हुई बात को कई बार समझ भी नहीं पाता है। तो आपके आंसर सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी लिखाई भी अच्छी होनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर बहुत पछताता था। मैंने पाया कि
लेख का खराब होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। मतलब अगर हमारी लिखावट अच्छी नहीं है ना, तो ऐसा माना जाता है कि हमने ढंग से पढ़ा नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि शिरोरेखाएं ढंग से लगाइए, अपने अक्षरों की बनावट अच्छे से बनाइए। आपको मैंने वीडियो भी सेंड की हुई हैं, तो आप उनको देख करके अपनी राइटिंग अच्छी कर सकते हैं। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको अपनी राइटिंग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो मैंने आपको बताया ही है कि आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आ सकते हैं। बाद में मैंने अपने लेख को सुधारने की कोशिश की, परंतु पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ सकती। यहाँ से आप समझ सकते हैं, अगर कोई घड़ा पक जाता है, पकना मतलब ये नहीं कि उसको हमने आँच उस पर रखा और वो पक गया, जैसे खाना पकता है। पहले मिट्टी से हमारे मटके बनते हैं, और जब हम उन मटकों को, घड़ों को आग में पकाया जाता है और वो अलग ही कलर के हो जाते हैं। पहले वो मिट्टी जैसे होते हैं, फिर वो ब्राउन हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं पका हुआ घड़ा। और उस पर जब हम मिट्टी लगाते हैं ना, तो चढ़ती नहीं है, मतलब वो चिपकती नहीं है, वो निकल जाती है। तो उसे कहते हैं कि इसलिए उन्होंने बोला कि परंतु पके घड़े पर मिट्टी नहीं चढ़ती। मेरे उदाहरण को देखकर समझिए कि सुलेख शिक्षा का ज़रूरी अंग है। मतलब आपकी राइटिंग अच्छा होना एक बहुत ज़रूरी अंग है। अगर आप भी बचपन से ही सुंदर लिखावट का अभ्यास करेंगे तो आपकी लिखावट सुंदर बन जाएगी, और बड़े होकर आप मेरी तरह नहीं पछताएंगे। मतलब बाद में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप पके घड़े बन जाएंगे, और आपकी राइटिंग आप सुधारने से भी नहीं सुधार सकोगे। तो अभी से आपको उसके लिए काम करना होगा और अपनी राइटिंग अच्छी करनी होगी। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है, शिक्षा का ज़रूरी अंग क्या है? यस, वेरी गुड, सुलेख। ठीक है। स्कूल में मैं एक अच्छा विद्यार्थी माना जाता था, परंतु मुझे कभी होशियारी पर कोई गर्व नहीं रहा। कई लोग क्या होते हैं, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, और उनमें घमंड आता है। गर्व मतलब घमंड। ठीक है, अपने ऊपर बहुत अभिमान करते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ। ठीक है, मैं तो सब आंसर जानता हूँ। तो ये करना ठीक नहीं है आपके लिए। अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी। मेरे हाथों यदि कोई ऐसा काम हो जाता जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, मतलब सजा दे, तो मुझको बहुत दुख होता। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। यह पहली या दूसरी कक्षा की बात है। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। मैं फूट फूट कर रोया। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हमारे हेडमास्टर थे। ये उनका नाम था। वे अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन होता है डिसिप्लिन। उन्होंने ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया। ऊंचे दर्जे मतलब अच्छे, जो पढ़ाई लिखाई में सही थे, बढ़िया थे, या फिर जिनके जो हेल्थी थे, तो उनके लिए क्या किया उन्होंने, क्रिकेट और व्यायाम मतलब एक्सरसाइज ज़रूरी कर दी। खेलों में मेरा मन नहीं लगता था। अनिवार्य होने से पहले, मतलब अनिवार्य होता है ज़रूरी कर दिया कि कंपल्सरी करना ही करना है। पहले मुझे व्यायाम करने की अथवा क्रिकेट या फुटबॉल जैसे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। मतलब उन्हें क्या था, उन्हें एक्सरसाइज करना और खेलना पसंद नहीं था। रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर। अब मुझे समझ आया कि व्यायाम में यह अरुचि मेरी भूल थी। आपको अपने शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए, अपनी राइटिंग का, अपनी पढ़ाई का, सबका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तभी आप एक अच्छे और स्वस्थ नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें भूल समझ में आ गई कि मुझे व्यायाम करना चाहिए था, क्योंकि उनको रुचि नहीं थी, उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब तो वो आपको बता रहे हैं, तो आप उसको सीख लीजिए। उस समय मैं सोचता था कि व्यायाम का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में मेरी समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी ज़रूरी है। कहा भी जाता है ना बेटा, स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब आपका अगर मन साफ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका दिमाग भी अच्छा होगा। तो ये दोनों चीज़ लिंक होती हैं। अगर आपके व्यायाम, इसीलिए स्कूलों में खेल के पीरियड रखे जाते हैं कि आप गेम्स करें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे व्यायाम भी ज़रूरी बताया गया है। उनकी रुचि ना होने का कारण एक बोर भी था। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यायाम में अरुचि का एक कारण मेरे मन में पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। तीव्र होता है तेज, मतलब वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करते थे और वो उनकी सेवा करना चाहते थे। इसलिए अगर वो उनकी सेवा करते तो उनको टाइम नहीं मिलता, इसलिए वो गेम्स से और व्यायाम से दूर भागते थे। ठीक है। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुँच
उनकी सेवा में लग जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो इस सेवा में विघ्न होता है बाधा, अड़चन पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखा। मुक्ति होता है मतलब छुटकारा पाने के लिए, और प्रार्थना पत्र आप सब जानते हैं, एप्लीकेशन लिखी। पर हेडमास्टर साहब कहाँ छोड़ने वाले थे। उनको पता था कि ये सब बहाने बना रहा है। उसने उनको उस एप्लीकेशन को रद्द कर दिया, उनकी बात नहीं मानी। एक शनिवार की बात है, सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। पहले बहुत कम था, आजकल तो सबके पास घड़ी होती है, एक के घर में बहुत सारी घड़ियाँ होती हैं, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, तो उनके पास घड़ी नहीं थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। हाँ, एक बात बताती हूँ आपको मैं, पहले के लोग तारों को देख करके, सूरज को देख करके, सूरज की छाया को देख करके बताते थे कि अब कितने बजे हैं। उनको एक आइडिया होता था कि इतने बजे होंगे। तो वो भी क्या देखते, उनको था, हैबिट थी कि वो आकाश में सूर्य को देख करके, उसकी छाया को देख करके टाइम समझ जाते थे कितना बजा होगा। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि आकाश में बादल छाए हुए थे, उनको समझ ही नहीं आएगा कितने बजे हैं, तो इससे समय का पता ही न चला उन्हें। जब व्यायाम के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने मुझसे ये न आने का कारण पूछा। कारण तो जो था वही मैंने बताया। उन्होंने उसे सच न मानकर मुझ पर 1 या 2 आना सब समझते हैं ना, पहले आने चलते थे, अभी तो 1 रुपया 2 रुपये चलते हैं ना, तो पहले आने 1 रुपये का हिस्सा था आना, तो 1 या 2 आने का, ठीक है, उन्हें मुझे याद नहीं है, तो उनका जुर्माना उन पर लगाया गया कि आप नहीं आए थे तो आपको इसका फ़ाइन, जुर्माना होता है फ़ाइन, ठीक है, भरना पड़ेगा। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ। मैं झूठा समझा गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि उनका पहले से ही मन नहीं था व्यायाम करने का, तो उनके हेडमास्टर को लगा कि वो झूठ बहाने बना रहा है और इसलिए उसने झूठ बोला है, तो उनको झूठा समझा गया। मैं यह कैसे सिद्ध करता कि मैंने झूठ नहीं बोला था, परंतु मुझे कोई उपाय न सूझा। मैं मन मार कर रह गया। बाद में यह बात समझ में आई कि सच बोलने वाले को सावधान भी रहना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि सच बोलने से सज़ा मिलती है, सावधान मतलब आपको अलर्ट भी रहना पड़ता है। हर टाइम पे आपको अपने चीज़ों का ध्यान रखना होता है, हर टाइम समय पे करनी होती है, तभी तो आप सच बोल पाएंगे। अगर आपसे कुछ गलत हो जाता है तो आप जो बात बोलेंगे तो लोग आप पे विश्वास नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई सच बोलता है तो सावधान भी उसको रहना पड़ेगा। ये थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी की खुद लिखी हुई कहानी जो आपको बताई गई है, ठीक है। उनके अनुसार आपको भी क्या क्या करना चाहिए? पहली बात तो सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? लिखावट, यस, सुलेख अच्छा करना चाहिए, और डेली आपको व्यायाम भी करना चाहिए। सुबह सैर के लिए जाना चाहिए। अब तो हम जा सकते नहीं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन फिर भी आप, आजकल मुझे पता है आप सब लेट उठते हैं, लेकिन आज इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना है, सुबह जल्दी उठना है, अपनी छत पे जाना है और घूमना है, और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। अपना काम टाइम पे करना है और टाइम पे ही आपको मुझे सेंड भी करना है। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। कुछ आपके यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं रीड कर देती हूँ, आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सत्यप्रिय जिसे सत्य बोलना पसंद हो। उदार दयालु, सत्यवादी सच बोलने वाला। आचरण, चाल चलन, व्यवहार भी लिख सकते हैं हम इसको। अपूर्ण, अधूरा, गर्व, घमंड या अभिमान। ऊंचे दर्जे, ऊंचा स्तर। अनिवार्य, जरूरी। विघ्न, बाधा, मुक्ति, छुटकारा, जुर्माना, दंड। सावधान, खबरदार, सतर्क मतलब अलर्ट। यहाँ पे कुछ आपको वर्तनी दी हुई है। वर्तनी होता है बेटा लिखना। हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको 2 तरह से हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे करमचंद लिखा हुआ है ना, करमचंद, ऊपर अंक की बिंदु है ना, उस अंक की बिंदु का मतलब होता है आधा न। देखो साइड में लिखा हुआ है करमचंद। पोरबंदर, वो भी आपका आधा न है, ठीक है। जिसके बाद साउंड आ रहा है ना, उसी के बाद वो आधा आपका अक्षर है। जैसे पोरबंदर किसके बाद आ रहा है? ब के बाद आ रहा है, तो ब के बाद आपका क्या आएगा? आधा न। हरिश्चंद्र, तो वही आपका हरीश, और न च के बाद साउंड आ रहा है तो च के बाद आधा न है वो, और फिर द और द के नीचे र है, हरीश चंद्र, ठीक है। दुख, दुख में पीछे में क्या लिखे हुए हैं? ये विसर्ग जो हमारे अह के पीछे आते हैं ना, वही वाले हैं ये। परंतु र के बाद साउंड आया तो न। मिट्टी,
यहाँ पे आधा ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसके नीचे हलंत लगा के, और दूसरा ट के नीचे एक और ट, मतलब आधा ट नीचे आया और ऊपर उसका ट आया, तो ये है मिट्टी। सुंदर, सुंदर में किसके बाद साउंड, स के बाद आया, तो स के बाद आपको न लगाना है। आधा, विद्यार्थी, दोनों तरह से दें आप, पहले द, लेकिन जो पहले लिखा हुआ ना वो बेटा करेक्ट है, आप वही लिखिएगा। ऐसे ही मिट्टी जो पहले लिखी है वो करेक्ट है। चिंता, चौके च एक की मात्रा, आधा न त आ, चिंता। तो ये वर्तनी भी आप ध्यान से देखिए, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और दोनों साइड जो लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे सो नीचे और भी हैं। दंड, आपको ध्यान दिया होगा ऊपर वाला न जो बिंदु है वो आधा न बना है, लेकिन यहाँ पे अण बना है, तो ध्यान दें। कुछ शब्द ऐसे भी हैं, दर्जे, दर्जे, ठीक है। हम आधा र भी लगा सकते हैं और पूरा र भी, दोनों सही हैं। संबंध, एक का अंग बिंदु क्या बना है देखो म, और एक का बना है न। ये रूल होते हैं, ये आपको जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो समझाए जाएंगे, अभी आप इनको सिर्फ समझ लो है क्या ये। बंद, तुरंत, सिद्ध, यहाँ पे आधा द और फिर ध है। पहला वाला आज की वर्तनी है बेटा और दूसरे वाला पुरानी वर्तनी है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब जो हमने पहले देखा ना, जो डार्क वाला है वो सही है। क्लियर, ये थे आपके कुछ शब्द जो हमने सीखे। और आगे मौखिक प्रश्न हैं, ये मैं आपको लिख के दूंगी और आप अपनी नोटबुक में करेंगे। बाकी जो एक्सरसाइज बचती है वो हम बाद में करेंगे। क्लियर, ओके। आशा है सबको समझ में आ गया होगा, और ध्यान से चैप्टर को दोबारा बैठ के रीड कीजिए।